नाज़रीन आदाब, आईने हिंद से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। मैं आपका मेज़बान अतहर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है इंश्योरेंस का सच। नाज़रीन, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, माल का भी कोई भरोसा नहीं, कब चोरी हो जाए, कब उसमें नुकसान हो जाए। और इन तबके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंश्योरेंस हम करवाया करते हैं। इंश्योरेंस से हमारे माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ होता है और उसका मुआवज़ा हमें वक्त पर मिल जाता है। और इस सिलसिले में कई तरह के कानून वजूद में हैं। आईने हिंद में कई तरह के कानून का इंतज़ाम किया गया है जिससे हमारे हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। नाज़रीन, कई मरतबा हम अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंश्योरेंस करवाया करते हैं और कई मरतबा अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए हम इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं। इसमें हमें कई मरतबा फ़ैज़ होता है, लेकिन कई बार कंपनियों की धोखाधड़ी का भी हम शिकार होते हैं जिसका तहफ़्फ़ुज़ करता है हमारा कानून। कानून क्या कहता है, कानून की बारीकियाँ क्या हैं और कानून के दायरे में रहते हुए किस तरह से हम अपने हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उनकी पामाली को रोक सकते हैं। आइए देखते हैं। इंश्योरेंस किसी भी शख्स का मुआशी एतबार से मुस्तक़बिल महफूज रहने का एक तरीका है। मुख्तलिफ कंपनियां आज इंश्योरेंस के शोबे में काम कर रही हैं। ये कुछ प्रीमियम की अदायगी करने पर जिंदगी से लेकर इमलाक और सेहत वगैरह का इंश्योरेंस करती हैं। मौत होने पर या बीमार पड़ने पर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड शख्स को पैसे की अदायगी करती है। इंश्योरेंस कराते वक्त शख्स को कंपनी के फॉर्म में दिए गए तरीके और शर्तों को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए ताकि उसे मालूम रहे कि नुकसान होने पर कंपनी उसे कितना और किस चीज का हर्जाना देगी। मरकजी हुकूमत ने इंश्योरेंस शोबे को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की तश्कील की है। इस अथॉरिटी ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2002 बनाए हैं। ये रेगुलेशन लाइफ और जनरल दोनों इंश्योरेंस पर नाफिज होते हैं। इसमें इंश्योरेंस कराने वाले शख्स को कई तरह के हुकूक बताए गए हैं। IRDA कानून के बनने के बाद इंश्योरेंस कराने वाला शख्स इंश्योरेंस कंपनी से प्रपोजल फॉर्म की कॉपी मांग सकता है और IRDA रेगुलेशन 4(1) में इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन में इंश्योरेंस बिना किसी फीस के प्रपोजल फॉर्म की कॉपी देनी होगी। रेगुलेशन में ये भी कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी को दावा करने के लिए 30 दिन में क्लेम होगा। तो नाज़रीन, अब तक हमने देखा कि इंश्योरेंस के ताल्लुक़ से कानून क्या हैं, कानून क्या कहता है, कानून के दायरे में हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी कई सारी बातें हैं जिन्हें जानना बाकी है और इन तमाम सवालात के जवाब हम हासिल करेंगे अपने अगले सेगमेंट गुफ्तगू में, जिसमें हमारे रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी बात कर रहे हैं माहिर कानून जनाब इमरान हुसैन शाह से। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस का सच और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान हुसैन शाह साहब। इमरान हुसैन शाह साहब, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसकी माशरे में क्या अहमियत है? जी, इंश्योरेंस जो है वो अभी हाल फिलहाल की डेवलपमेंट नहीं है, वो काफ़ी सदियों से चला आ रहा है अगर देखा जाए तो। हालांकि इसको लीगलाइज़ किया गया एज़ पर एक्ट जो फॉर्मुलेट किया गया वो अभी 1908 में इंश्योरेंस एक्ट लाया गया इन द ब्रिटिश रूल। लेकिन ये इसकी जो कॉन्सेप्ट थी वो इवन इससे पहले से चली आ रही थी कम्युनिटी में, जब एक कुछ ग्रुप ऑफ लोग मिल के पूलिंग करते थे पैसे के लिए, पैसे पूलिंग करते थे और किसी ज़रूरतमंद को, उस ग्रुप में किसी ज़रूरतमंद को अगर कोई हादसा हो जाता था तो उनकी वो मदद करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट को सरकार है, जो हमारी सरकार है, उन्होंने लीगलाइज़ किया और उसको पॉपुलराइज़ किया और उसको एक एक्ट के तौर पे लोगों के घर घर तक पहुंचाया गया ताकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सबको मिले। और
इस तरह से ना कि सिर्फ लोगों को बेनिफिट हुई, सरकार को भी काफ़ी इससे डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे फ़ायदा हुआ है। इमरान साहब, इंश्योरेंस के क्या कवानीन हैं और इसका नफाज कैसे अमल में लाया जाता है, कैसे नाफिज किया जाता है? जो एक्ट्स हैं हमारे, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, जनरल इंश्योरेंस एक्ट, मेराइन इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये सारे इंश्योरेंस एक्ट जो हैं ये हम अलग अलग तरीक़ों में अप्लाई करते हैं जहां एज़ पर जो ज़रूरत होती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के कई घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं या डेथ होते हैं, या कि हम एज ए पॉलिसी हम यूज़ करते हैं फॉर पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो ये सारे बेनिफिट्स के लिए भी हम अप्लाई करते हैं लाइफ इंश्योरेंस को। हालांकि जनरल इंश्योरेंस जो होती है वो होती है एज कि हमारे वैल्यूएबल्स के लिए जो नॉन लाइफ होती हैं वो जनरल इंश्योरेंस। और इसके बाद जो मोटर व्हीकल्स होती है और मेराइन व्हीकल्स मेराइन इंश्योरेंस एक्ट होती हैं, तो इनकी एप्लीकेबिलिटी होती है मेराइन इंश्योरेंस में, जो ज़्यादातर ऑन सी में उनके जो पेरिल्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जो मोटर व्हीकल्स एक्ट होते हैं वो मोटर एक्सीडेंट्स और मोटर काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ इंसिडेंट्स विच हैपन्स थ्रू मोटर्स, उनके लिए अप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा और भी जो एक्ट्स होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं अदर देन इंश्योरेंस एक्ट, जो होते हैं मेन इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो एक बेसिक फैक्टर होती है बिकॉज इसमें दो पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक अग्रीमेंट होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लाइमलाइट में आती है बिकॉज इसमें कंज्यूमर के जो प्रोटेक्शंस होते हैं, बिकॉज ये एक सर्विस, एक तरह की सर्विस हो गई जो इंश्योरेंस कंपनीज, वेरियस काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को देती है। तो जाहिर सी बात है जो इसमें एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज की भी कहीं ना कहीं हालात पैदा हो जाती हैं। तो उसके लिए सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाइट में लाया है जो कि इसकी यूज़ करते हैं लोग। इमरान साहब, आपने कई एक्ट बताए कि इंश्योरेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका नफाज कैसे अमल में लाया जाता है। इसके अलावा एक नारा है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, दो तरह के इंश्योरेंस इससे ज़ाहिर हो रहे हैं, तो इसका किस तरीके से आप लोगों को बताएंगे? ये बहुत ही अच्छा मुहावरा आपने पेश किया है। ये जो है एक एज अ कोट यूज़ कर रहे हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होते हैं। इसका मायने ये है कि आप इंश्योरेंस जब ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो ज़िंदगी के साथ जो इंश्योरेंस है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो ज़िंदगी में भी होती है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपने देखा कि ये लाइफ इंश्योरेंस जो है ये ना कि सिर्फ आफ्टर डेथ या आफ्टर मैच्योरिटी मिलती है, बिफोर डेथ या मैच्योरिटी भी आजकल लाइफ इंश्योरेंस मिलने लगे हैं। जैसे कि पेंशन पॉलिसीज़ आ गए हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट पॉलिसीज़ आ गए हैं, चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसीज़ आ गए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन प्लान्स आ गए हैं, मैरिज प्लान्स आ गए हैं। तो ये सारे हो गए ज़िंदगी के साथ ये सारे इंश्योरेंसेस को आप जोड़ सकते हैं। ज़िंदगी के बाद जो है वो आप एज डेथ पॉलिसीज़ जो होते हैं वो हो गए कि आप इन केस ऑफ डेथ उसके आफ्टर जो आपके फैमिली को जो बेनिफिट्स मिलती है, तो उसकी वजह से ये इंश्योरेंस कंपनी ने इसको बहुत पॉपुलराइज़ किया इस कोड को। जी हाँ, ताकि ये होता है कि आपकी बेनिफिट्स जो है, सिर्फ पहले जो एक माइंडसेट था लोगों का कि जो इंश्योरेंस है सिर्फ मरने के बाद ही मिलता है, तो इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने ये स्लोगन बनाया कि आप इसको ज़िंदगी के बाद नहीं, सिर्फ ज़िंदगी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ये बेनिफिट्स जो मैंने बताए आपको, ये डिफरेंट काइंड ऑफ इन लोगों ने पॉलिसीज़ जो पॉपुलराइज़ किए हैं, एडवर्टाइज़ किए हैं, तो इसको पॉपुलराइज़ करने के लिए इन्होंने ये स्लोगन लाए इन्होंने लाइफ में। अभी हम बात कर रहे थे ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, लेकिन हम देखते हैं कि ज़िंदगी के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे किसानों के लिए इंश्योरेंस, खेती के लिए इंश्योरेंस या गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों का किस तरीके से अमल में लाया जाता है और ये क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, ये जो इंश्योरेंस आपने बताया, इसके अलावा भी काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो इनके अलावा भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ ला रहे हैं, हर एक फील्ड में ला रहे हैं इंश्योरेंस की पॉलिसीज़। इंश्योरेंस कंपनीज़ आजकल क्या कर रही हैं कि एक मार्केट रिसर्च करती हैं, उसके रिज़ल्ट के बेस पे इंश्योरेंस कंपनीज़ फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज़ की किन किन चीज़ों की इंश्योरेंस
की लोगों की ज़रूरत है आज के दौर में, जबकि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ या लोगों के मटेरियल वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे आप फर्नीचर्स ले लें या एसी ले लें, टीवी ले लें, व्हीकल्स ले लें, कार्स ले लें, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों के पास मटेरियल फैक्टर्स बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज़ आजकल ये एज़ पर मार्केट रिसर्च इनको ये लगा कि सिर्फ ज़िंदगी ही नहीं या उसके अलावा भी लोगों के पास काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें होती हैं जिसको लोग इंश्योरेंस कराना चाहेंगे, और उनके पास उनके काफ़ी रीजंस होते हैं लोगों के पास और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी, और उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने कहा एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स, अब जो है ये एक एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस होते हैं, इसकी बेनिफिट तब आती है बिकॉज इट्स अ रिस्क। तो उस रिस्क को कैटर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ ने एग्रीकल्चरल रिस्क को कैटर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ लाइट में ले आए कि बिकॉज ऑफ एनी लॉस ड्यू टू एग्रीकल्चरल या क्लाइमेटिक इश्यूज़, तो लोग एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सकें। बिकॉज इंश्योरेंस का बेसिक फैक्टर ही है कि आप रिस्क को कवर करें। तो कोई किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप रिस्क को देखते हैं, रिस्क का फैक्टर होता है, उसको आप इंश्योर कर सकते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस हो गई, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस आप कब लेते हैं? जब एग्रीकल्चर में कोई रिस्क आप देखते हैं कि किसी भी वजह से अगर आपके एग्रीकल्चर में उतने प्रोडक्शंस नहीं होते हैं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। ये रिस्क फैक्टर क्या है और इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? रिस्क जो है हर प्रोडक्ट पे अलग डेफिनेशन होगी। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चरल रिस्क जो है वो हो सकती है क्लाइमेटिक इश्यूज़। अगर आपको जिस तरह के आप मौसम उम्मीद कर रहे थे वैसा मौसम नहीं हुआ और उसके हिसाब से आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुई उस हिसाब से। सिमिलरली अगर आप घर की बात करें, लैपटॉप इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं, लैपटॉप इंश्योरेंस भी आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। लैपटॉप इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है और इसको इसलिए पॉपुलराइज कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ कि इसमें इंश्योरेंस जो दे रही हैं वो रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए इंश्योरेंस हो सकती हैं, या चोरी के वजह से अगर आपके इंश्योरेंस लैपटॉप चोरी हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो आपको लैपटॉप इंश्योरेंस मदद कर सकती हैं। तो इसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है जो अगर आपके रिपेयर्स मेंटेनेंस में आजकल। सिमिलरली मोबाइल इंश्योरेंस, अगर आप हम छोटे छोटे इंश्योरेंस की बात करें तो मोबाइल इंश्योरेंस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। मोबाइल आजकल कई किस्म के आ गए हैं मार्केट में और उसमें फ़ीचर्स काफ़ी आ गए हैं, साथ में उसकी प्राइजेज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो वो एक रिस्क फैक्टर आ गया है। उसकी वजह से लोग मोबाइल्स की चोरियां भी काफ़ी होने लगी हैं, लॉस होने लगे हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ ने एक देखा, इसमें एक उनके स्कोप उनको एक दिखा कि मोबाइल इंश्योरेंस भी हम ला सकते हैं जिसमें दोनों बेनिफिट्स ला सकते हैं। एक कि अगर वो चोरी हो जाती है इन दैट केस, सेकेंडली उसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में, क्योंकि वो महंगी होती है आजकल काफ़ी फीचर्स होते हैं, तो उसके लिए भी उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है मोबाइल इंश्योरेंस के लिए। इमरान साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई गई है तो इसका क्या मकसद है और ये क्यों अमल में आई है? जी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसकी जो ये जो आया ये डेवलपमेंट अथॉरिटी, इससे पहले इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट आया है 1999, जिसकी वजह से ये रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आई है। इसके आने की वजह बहुत सारे वजह हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने पोस्ट इंडिपेंडेंट एक एनालिसिस किया और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी ज़रूरत है लोगों को और काफ़ी स्कोप है इसका। उसके अलावा काफ़ी सारे उस रिपोर्ट में, उस कमेटी की रिपोर्ट में काफ़ी सारे वजह ऑब्जेक्टिव्स थे कि इंश्योरेंस को पॉपुलराइज़ किया जाए। कंपनीज जो हैं इंश्योरेंस देने में तो बहुत आसानियां दिखाती हैं, लेकिन जब वापस करना होता है उन्हें, इंश्योरेंस क्लेम होता है, तब वो उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं लेती हैं। तो इससे कानून की मदद कैसे ले सकता है कोई? जी हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने क्वेश्चन रखी है इसमें जो है दिक्कतें जो हैं वो पहले काफ़ी होते थे क्लेम करने में, इंश्योरेंस क्लेम करने में। आजकल काफ़ी सुधार आ गया है और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये भी काफ़ी इसको पॉपुलराइज़ कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं क्लेम प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाइड करें और काफ़ी फास्ट करें और इसके रेजोल्यूशंस जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, परेशानियां ना आए, और लोगों को जब इंश्योरेंस ले रहे हो
तभी सारे डिटेल्स में बता दिया जाए कि आप इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। इसके अलावा आजकल लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है कि इंटरनेट के द्वारा या काफ़ी सारे और मीडियम्स हैं जिसके द्वारा उन लोग इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इंश्योरेंस कंपनीज़ पे ही डिपेंडेंट रहें। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर्स भी काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने पॉपुलराइज़ किए हैं, तो उसमें भी आप कॉल करके काफ़ी सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। इमरान साहब, हम लोग क्लेम की बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि आजकल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हो रहे हैं, तो इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसका क्या तरीक़ाकार है, लोग किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं? जी, जो मेडिकल इंश्योरेंस की आप बात करें, हेल्थ पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, अब इसमें भी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने काफ़ी सारे बेनिफिट्स निकाल दिए हैं, काफ़ी तरह काइंड्स ऑफ पॉलिसीज़ निकाल दिए हैं, जिसमें आप ना कि सिर्फ सिकनेस या इलनेस को कवर कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन जोड़ दिया है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस में आपको टैक्सेशन में भी बेनिफिट्स, रिलैक्सेशंस मिलते हैं। तो इसकी वजह से सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस एज अ हेल्थ सिर्फ एक सोल मोटिव नहीं हो गया है लोगों का कि आप सिर्फ इलनेस की वजह से ही आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट पर्पस पे भी लेते हैं, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट के भी उन्होंने बेनिफिट्स ऐड कर दिए हैं, प्लस टैक्सेशन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब अगर हम हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसको क्लेम कैसे करें या उसके प्रोसेस क्या होंगे, उसमें भी काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं एक डिटेल्ड ब्रोशर्स देते हैं कस्टमर्स को कि वहाँ पे सारे मेडिकल फैसिलिटीज़, डिस्क्रिप्शन ऑफ जो हेल्थ डिजीज़ होते हैं उसको डिस्क्राइब किए होते हैं कि कौन सा उन लोग एक्सेप्ट करते हैं और कौन से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्लस कौन से मेडिकल्स में वो क्लेम के लिए जा सकते हैं, कैशलेस बेनिफिट्स होते हैं, कार्ड बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे बेनिफिट्स भी उन्होंने ऐड किए हैं। इमरान साहब, आपने कई सवालों के जवाब दिए और यकीनन वो जवाब बहुत काबिल तारीफ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि नाजरीन भी इससे मुत्तफ़िक होंगे और जो भी जवाब दिए हैं उससे इंश्योरेंस में फ़ायदा उठा सकेंगे और अपने कानून का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि किस तरह से हम किन किन चीज़ों का इंश्योरेंस करा सकते हैं। बड़ी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है, यानी घर का इंश्योरेंस हो सकता है, कार का हो सकता है, ट्रक का हो सकता है, लेकिन दूसरी कीमती चीज़ें जो देखने में छोटी लगती हैं लेकिन उनकी कीमत काफ़ी होती है, मसलन लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, उनका भी इंश्योरेंस होता है और उनके इंश्योरेंस का हम मुआवजा भी हासिल करते हैं। ये अभी हमने बखूबी देखा। नाजरीन, अभी भी बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब हमें हासिल करना होगा और इन सवालात के जवाब के लिए हमें देखना होगा अपना अगला सेगमेंट रूबरू, जिसमें माहिर कानून जवाब देंगे कानून के तालिबे इल्मों के सवालात का। मेरा नाम आकिब हुसैन है, मैं BLLB ऑनर्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क के इंश्योरेंस के कानून दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ हैं? जहाँ तक इंश्योरेंस लॉज का ताल्लुक़ होता है तो हर मुल्क में मुख्तलिफ़ क़वानीन हैं इंश्योरेंस के, और इसमें बहुत सारा इख्तलाफ भी पाया जाता है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ हमारा सारे मुल्कों में एक जैसी हैं। और इंश्योरेंस लिटिगेशन भी बढ़ रहा है, उसके लॉज भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसका एक इंटरनेशनल लॉज पर इसमें काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और इंटरनेशनल लॉ पर एक सहमति बनती जा रही है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सारी दुनिया में एक होना चाहिए। और हिंदुस्तान का इंश्योरेंस एजेंसी, हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का केसेस बहुत काफ़ी तादाद में बढ़े और उसका काफ़ी उसमें एक बढ़ोतरी आ रही है, उसमें एक इजाफा हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं 5th ईयर का लॉ का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि किसी शख्स ने इंडिया के अंदर इंश्योरेंस करवाया है और फॉरेन कंट्री में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वो उस इंश्योरेंस के अंडर उस कंट्री में उस इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है? वो किस हद तक उस केस में उसके लिए वो मुफीद रहेगा? डिपेंड करेगा उसका इंश्योरेंस कंपनी ने जो उसका कॉन्ट्रैक्ट उसका साइन किया, उसके क्या उसके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, उसी के ऊपर जो एग्रीमेंट होगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसके ही ज़बावत और जो होंगे रूल्स होंगे, उसी के मुताबिक ही उसका इतलाक़ होगा। अगर कोई आदमी उसने हिंदुस्तान में इंश्योरेंस किया है और नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ उसकी
हिंदुस्तान के बाहर किसी मुल्क में हो जाती है तो वो बाकायदा एंटाइटल है इंश्योरेंस कंपनी को अपना क्लेम लेने के लिए, लेकिन क्योंकि क्लेम के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स, FIR, कंसर्न डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो उन तमाम चीज़ों को पूरा करता है तो वो पूरी तरह एंटाइटल है अपना क्लेम लेने के लिए। मेरा नाम अनम वासे है, मैं 3rd ईयर BLLB स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये था कि आजकल इंश्योरेंस बहुत कराए जा रहे हैं, तरह तरह के इंश्योरेंस हैं, लोग हर जगह बहुत बोलबाला है इंश्योरेंस का। तो इसमें ये पूछना था कि क्या इंश्योरेंस का स्पेशलाइज्ड हो जाना मुफीद होगा? जब किसी भी फील्ड में ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जब लिटिगेशन बढ़ता है तो उसमें फिर कुछ लोग उसमें स्पेशलाइज भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ये कर सकते हैं और कर भी रहे हैं कि वो इंश्योरेंस के ही केसेस देखें और उसी में अपना स्पेशलाइजेशन करें। नाजरीन, रूबरू के तहत अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से माहिर कानून जवाब दे रहे थे कानून के तालिब इल्मों का इंश्योरेंस के ताल्लुक़ से। नाजरीन, इंसाफ का दरवाज़ा के आज के शुमारे में हमने इंश्योरेंस का सच जाना, ये जाना कि इस सिलसिले में कानून क्या कहता है, लाइफ इंश्योरेंस के सिलसिले में कानून क्या है, चीज़ों का बीमा जब हम कराते हैं तो उसमें हमारे क्या हक़ बनते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के सिलसिले में कानून क्या कहता है। इसमें हमने कानूनी बारीकियों को समझा, जाना और ये भी जाना कि इनके बुनियाद पर किस तरह से हम अपना हक़ हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था इंसाफ का दरवाज़ा का आज का शुमारा। आइंदा मुलाकात के वादे के साथ अपने मेज़बान अथर को भी इजाज़त दें। आइंदा शुमारे में बात होगी एक नए मौजू के साथ।